हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS एकेडमी। आज का हमारा वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वक्त है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, कि किनारे पे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी और ये इनके शहर कई अनेकों बार बसे और उजड़े थे। चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1872 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में लेख लिखा। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती क्योंकि इसके अनेकों शहर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। प्रथम बार नगरों के उदय कारण से प्रथम नगरी इस सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के उपयोग के कारण से कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका, जिसमें से 125 केंद्र भारत में ही है। 80% स्थल सिंधु सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हैं। अभी तक कुल खोजों में से मात्र 3% स्थलों का हितग्रहण हो पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आरंभ में यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। किंतु यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे, परंतु बाद में रोपड़, लोथल और कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु सभ्यता के बारे में 3 महत्वपूर्ण लेख लिखे। इस सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से कई गुना बड़ा था और इस परिपक्व सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में था तथा पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में भी हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी आते थे। इसका फैलाव उत्तर में रहमान ढेरी से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुख्तांदोर से लेकर उत्तर पूर्व के मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार में जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था, मतलब उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण के में गुजरात के भोगद्वार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुख्तांदोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक, और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही था, साथ में प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1000 स्थलों का पता लग चुका है और इसमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाली कम ही जगह ही है। इनमें से आधे दर्जनों को नगर की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण थे, पंजाब का हड़प्पा और सिंध का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। दोनों ही स्थल वर्तमान पाकिस्तान में, दोनों एक दूसरे से लगभग 483 किलोमीटर दूर हैं और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में जोहनजोड़ो स्थल था और चौथा नगर गुजरात के खंबाती खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और हरियाणा के हिसार जिले का बनावली। इन सभी स्थलों को परिपक्व और उन्नत हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल कहा जा सकता है और इनमें इनकी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। सुख्तांदोर और सुरकोत्ता के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था दिखाई देती है और इन दोनों की विशेषता है कि एक नगर दुर्ग होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप में रंगपुरा, जोड़दी स्थलों में भी पाई जाती है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैन से प्राप्त हुई थी। 1726 इसके कुछ प्रमुख शहरों के नाम हम पढ़ते हैं जो कि
जिस देश में हैं उनके बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान में देखेंगे तो शूरतगोई और मुंदिंगाक है। पाकिस्तान में देखते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जोहनजोड़ो, सुतकानूर, बालाकोट, कोत्तोजीदो, अल्लादीनो। इसके बाद अगर इधर भारत में आते हैं तो भारत में हम जिलों राज्य वाइज चलते हैं तो गुजरात चलते हैं तो वहाँ पे लोथल है, सुरकोत्ता है, रंगपुर है, रोजड़ी है, मालागढ़ है, देसलपुर है, धौलावीरा है। हरियाणा राज्य चलते हैं तो यहाँ राखीगढ़ी है, बनावली है, कुणाल और मेधावल है। पंजाब राज्य में हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के जो नगर हैं वो हैं रोपड़ है, बाड़ा। इसके बाद रोपड़, बाड़ा और संगोड़ है। महाराष्ट्र में चलते हैं तो दैमाबाद है जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, बड़ा गांव है, अम्बागढ़ी है। जम्मू कश्मीर में मांडा है जो कि सबसे उत्तरी हिस्सा है इस सभ्यता का। राजस्थान में कालीबंगा नाम का नगर है। अब इनकी नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा हमने इसके पहले ये बात की कि ये सभ्यता जो है वो सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता बोली जाती है, तो इनके नगर निर्माण योजना के बारे में बात करते हैं। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है कि यह विकसित नगर निर्माण योजना थी। इनके पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त थे। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण थे कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह टैक्स कलेक्शन के में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को यह भी लगेगा ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ऊंचा था, गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियां थी। बगल में कपड़े बदलने के कमरे थे। स्नानागार की फर्श पकी ईंटों से बने थे। पास से कमरे में एक बड़ा सा कुआं जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक आउटलेट था जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना अनाज रखने का कोठा या कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों पर खड़े हैं और हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तलछेद लगभग 838.125 वर्ग मीटर है, जो लगभग उतना ही जितना कि मोहनजोदड़ो का कोठार है। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श और इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले। इससे प्रतीत होता है कि चबूतरों में फसल की दवनी होती थी, मतलब कुटाई होती थी। और हड़प्पा के 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं जहाँ शायद मजदूरों के रहने के लिए बने होंगे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा सभ्यता के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत है। लगभग हर नगर के हर छोटे और बड़े मकान के प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता, जहां इनके नीचे नालियां बनी थी। अक्सर ये नालियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी, मतलब कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास। सड़कों की मोरियों या नालियों के नरमोखे भी बने थे। सड़कों और नालियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आज के मुकाबले में सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुते से कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ियाँ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी, जिससे कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंटों की दीवार इंगित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीनों में बाढ़ वाले
मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में उसकी फसल को काट लेते थे, जिसमें गेहूं और जौ का उत्पादन ये मुख्यतः करते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता में जो कूट हल रेखा मिली उससे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वो 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम से यूनान के लोग इसे सिंडन सभ्यता कहते हैं। यूरोपियन भाषा में सिंडन का अर्थ होता है कपास या कॉटन। हड़प्पा यो तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। इनके व्यापार की बात करते हैं तो ये लोग आपस में पत्थर, धातु, शिल्प आदि का व्यापार करते थे और एक बड़े भूभाग में ढेर सारे सील, 1 रुपये लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे। संभवतः आजकल के इक्के यानी रथ जैसा कोई वाहन भी प्रयोग में लाते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान, जो पहले फारस कहलाता था, से व्यापार भी करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया था, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलत होती थी। बहुत से हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया वाले इलाकों में भी मिली है, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध मधुर था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेहुला के साथ व्यापार के प्रमाण मिले और साथ ही 2 मध्यवर्ती केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दलमुन और माकन। यहाँ जो मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया उपयोग में ला रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ला रहे हैं। दलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन से की जा सकती है। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता काफ़ी विकसित थी और इनकी विकसित नगर प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागार का अस्तित्व, विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी भी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना तो नहीं हुआ होगा और इसके पुख्ता प्रमाण भी नहीं मिले कि यहाँ के शासक कैसे थे और शासक प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। अब इनके धार्मिक जीवन पे बात करते हैं। हड़प्पा में पकी ईंटों की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली। यह मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया। विद्वानों का मत है कि यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा और इसका निकट संबंध पौधे की जन्म वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते हैं जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। लेकिन प्राचीन विश्व की तरह यहाँ का समाज भी मात्र प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के दुर्ग में कुआं मिला, इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियाँ हैं और उसमें एक खिड़की थी जहाँ दीपक जलाने के साबुत मिले हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है, इसमें एक पाई गई सील जिसमें एक योनि का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ की पूजा की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को चलाया करते थे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी लगभग 50,000 थी और फिर भी वहाँ पे केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण देते हैं। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, लेकिन आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकार ने यह बातों को नकार दिया और क्योंकि इस बात के अधिक प्रमाण भी नहीं मिले हैं। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। और मार्शल आदि का इतिहासकार मानते कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल प्रद स्नानागार या विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते, वैसे ही सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। यहाँ के शिल्प और तकनीकी ज्ञान की नजर डालते हैं। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार और उपकरण प्रयोग में लाते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे और टिन मिलाकर वे कांसे बनाया करते थे। हालांकि यह दोनों में कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी यहाँ बने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्तिका निर्माण
के साथ वो बर्तन बनाना भी यहाँ का शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों को ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अभी तक यह पढ़ी नहीं जा सकती। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया और व्यापार के लिए उन्हें माप तोल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने इसका भी प्रयोग किया। बाट के लिए कई तरह की वस्तु मिली, उससे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल और भारत में 1 रुपया 16 आने का होता है और 1 किलो में 4 पाव होते हैं और हर पाव में 4 कनवा यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा होते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक रही। ऐसा आभास होता है कि सभ्यता अपने अंतिम चरणों में हवासोन्मुख थी। इस समय मकानों में पुराने ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारण पर विद्वान एकमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे तर्क दिए जाते हैं, जैसे बर्बर आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ और भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। ऐसा लगता है कि सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक ही साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो के में नगर और जल निकासी की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम ही लगती है। मिशन अग्निकांड में भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में एक कमरे में 14 नरकंकाल मिले, जो आक्रमण या आगजनी महामारी के संकेत हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता की का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी में विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट करिए। थैंक यू।